Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम के पास इस बार बोलने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से सच बोलने की अपील भी की है। की काय जे बोलाल ते खरं बोला, बाकी काही बोलू नका, कारण आजपर्यंत सगळ्यांचं ऐकत 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 इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत। एमपी के इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लड़कों की भीड़ सड़क पर जा रही गाड़ियों को रोकने लगी। आरोपी की बिहार से परीक्षा देने वहां पहुंचे उन लड़कों ने टीटीई से विवाद होने के बाद वहां जमकर हंगामा किया और स्टेशन से बाहर निकलकर उन लड़कों की भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस बीच एक बस में पत्थर फेंककर उसके कांच फोड़ दिए। वहीं से पहले उन लड़कों ने स्टेशन के अंदर भी जमकर हंगामा किया, लेकिन रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हंगामा कर रहे लड़कों को वहां से भगा दिया, जिसके बाद भीड़ सड़क पर आ गई। बताया कि ट्रेन में सफर के समय किसी मामले को लेकर उन लड़कों की टीटीई से बहस हो गई, जिस पर उन लड़कों ने टीटीई से माफी मांगने को कहा। मेरे भाई को यहाँ के टीटी गाली दिया है और 300 रुपया काटा है 5 लोगों का। आरोपी की माफी नहीं मांगे जाने पर उन लड़कों का गुस्सा भड़क गया। अभ्यर्थियों द्वारा स्टेशन पे हंगामा किया गया और माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर एक माफीनामा लिखवाया और विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें बिहार की तरफ रवाना कर दिया गया। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। साथ ही 11 और विधायकों को भी दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में आरोपी बनाया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। एक और षड्यंत्र उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से माननीय मोदी जी के खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में रचा गया। आम आदमी पार्टी के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। तो दिल्ली को पता तो चले कि उनका मुख्यमंत्री सेवा करने के बजाय गुंडागर्दी करने वाला है। इसी साल 19 फरवरी को सीएम आवास पर एक बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का आरोप लगा था। भोपाल के एक स्कूल में 10वीं का छात्र आयुष किशोर मीडिया को अपने अवार्ड और मेडल दिखाने लगा। 10वीं में पढ़ने वाले आयुष ने अपनी स्कॉलरशिप जेल में बंद 14 कैदियों की रिहाई पर खर्च कर दी, जिसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन को 21,000 रुपए दिए। ये रकम आयुष को स्कॉलरशिप में मिली थी, जिसे उन्होंने कैदियों का जुर्माना चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। जो लोग अपने परिवार से 20-30 साल से जो मिल नहीं पाए थे, वो अब मिल पाएंगे। आयुष की इस पहल की जेल अधिकारियों ने खूब तारीफ की। छात्र ने आगे बढ़ के इस तरह से किया है कि अपनी स्कॉलरशिप से और अपने पॉकेट मनी से दे रहा है, इट इज क्रेडिटेबल। ये पहला मौका नहीं है जब आयुष ने कैदियों की रिहाई के लिए मदद की हो। इससे पहले भी उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 कैदियों को रिहा करवाया था। चेन्नई में करुणानिधि को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे उनके बड़े बेटे एमके अलगड़ी ने पार्टी पर अपनी दावेदारी ठोकी, जिसके बाद डीएमके के नेतृत्व को लेकर अलगड़ी और उनके छोटे भाई एमके स्टालिन के बीच संघर्ष की चर्चा तेज हो गई। हालांकि करुणानिधि का निधन सिर्फ हफ्ते भर पहले ही हुआ है। अलगड़ी अपने परिवार के साथ मरीना बीच पहुंचे और वहां करुणानिधि की समाधि पर फूल चढ़ाए, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने सियासी इरादे भी जाहिर कर दिए। करुणानिधि के बाद अहम फैसले लेने के लिए मंगलवार को पार्टी की वर्किंग काउंसिल की बैठक है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे एमके स्टालिन को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा है, लेकिन अब बड़े भाई अलगड़ी की दावेदारी से पार्टी में हड़कंप मच गया। हालांकि पार्टी ने सभी प्रवक्ताओं को इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने की मनाही कर दी, लेकिन जानकारों के मुताबिक अलगड़ी की बगावत से पार्टी के टूटने की आशंका है। अलगड़ी को 2014 में पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो पार्टी और राजनीति से दूर रहे और इस दौरान पार्टी की कमान मोटे तौर पर उनके छोटे भाई स्टालिन के ही हाथ रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तमिल अखबार को दिए इंटरव्यू में राज्यों में विकास का विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन राज्यों में विकास की योजनाओं का विरोध करते हैं, उनका आतंकियों से संबंध होता है। उन्होंने कहा कि इसके सबूत भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु के कुडानकुलम परियोजना के विरोध पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी इसका जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में 2013 में हुए दंगों के मामले में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में दंगों से जुड़े केस वापस लेने से इनकार कर दिया, जिनमें बीजेपी के भी कई नेताओं को आरोपी बनाया गया था।
बताया जा रहा है कि फरवरी 2018 में बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर 131 मुकदमों की सूची सौंपी थी और इन मुकदमों को आपसी रंजिश के तहत दर्ज करवाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सरकार ने मुजफ्फरनगर के डीएम से मुकदमे वापस लेने पर रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि बीजेपी विधायक संगीत सोम ने डीएम की रिपोर्ट के उलट अब भी केस वापस लिए जाने का भरोसा जताया। 100% मुकदमे वापस होंगे, कोई डीएम एसपी के कहने से थोड़ी रुकेंगे। यही नहीं, संगीत सोम ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद विरोधियों ने संगीत सोम के बहाने यूपी की योगी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई और कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर के डीएम की रिपोर्ट को बिल्कुल सही ठहराया। इसके साथ ही कांग्रेस ने दंगों से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाने पर गलत संदेश जाने की आशंका जताई। सरकार अगर मुकदमे वापस लेगी दंगाइयों के, तो भविष्य में भी दंगे भड़कने की संभावना रहेगी। वहीं बीएसपी ने तो संगीत सोम पर ही दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वालों को उकसाने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी इस देश में टकराव की राजनीति करती है धार्मिक आधार पर। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में भड़के दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। पंजाब के अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर 29 भारतीय पाकिस्तान की जेल से छूटकर देश लौट आए। इन 29 लोगों में शामिल राजस्थान के रहने वाले गजानंद शर्मा भी 36 साल बाद वतन लौटे, जिनको पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाने के लिए गजानंद के घर वालों ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गजानंद की रिहाई के लिए कोशिश तेज की। केंद्र सरकार की इस कोशिश की बदौलत 15 अगस्त से ठीक पहले गजानंद शर्मा 36 साल बाद अपने घर लौटने में सफल हुए। गजानंद शर्मा जयपुर के पास के गांव के हैं। वो 36 साल से जेल में थे, पाकिस्तान की जेल में। लखपत जेल से उनको रिहा करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर के नाहरगढ़ के रहने वाले गजानंद शर्मा 1982 में अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद गजानंद के घर वालों ने उनको खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन गजानंद शर्मा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि उनके घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। गजानंद की रिहाई की खबर सुनने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। बहुत बढ़िया भी है, मेरे लिए बहुत। गजानंद को पाकिस्तान में 2 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन काउंसलर एक्सेस नहीं होने के कारण उन्हें 36 साल पाकिस्तान की जेल में बिताने पड़े। पटना के एक शेल्टर होम में 2 महिलाओं की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर भी सियासी गलियारों में घमासान शुरू हो गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी पटना के इस मामले को मुजफ्फरपुर रेप कांड से जोड़ते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने लिखा, पटना के शेल्टर होम की जिन 2 लड़कियों की अकस्मात मौत हुई है, क्या वो मुजफ्फरपुर से यहाँ लाई गई थी? क्या ये संयोग है कि दोनों लड़कियां वयस्क थी, सब जानती थी, इसलिए मार दिया गया? पुलिस को सूचना दिए बिना उनका अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा था? नीतीश जी, ये कौन करवा रहा था? तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद आरजेडी के कुछ नेताओं ने इस मामले की भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग रख दी। सीबीआई को पूरे बिहार में जितने भी इस तरीका का संस्थाएं हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। जब यह जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी के पानी होगा। आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए लालू यादव परिवार के धुर विरोधी और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। नेता, पदाधिकारी, सफेद पोस्ट, एवरीवन करप्ट। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार में राज्य के दूसरे शेल्टर होम्स की भी हालत खराब होने का दावा किया और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जांच करवाने की मांग करती। मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद अब पटना शेल्टर होम मामले में विपक्ष का हमला झेल रहे सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उनकी पार्टी जेडीयू उतरी और उसके नेताओं ने बिना वक्त गंवाए आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वो इस्तीफा देना, जो व्यक्ति चार्जशीटेड हो वो पहले इस्तीफा दे। इस मामले पर सियासी बवाल के बीच पुलिस ने पटना शेल्टर होम के संचालक चिरंतन कुमार और उसकी कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के द्वारका में एटीएस के कुछ जवान एक आदमी को पकड़कर कोर्ट में पेशी के लिए ले गए। आरोप है कि अजीज अब्दुल नाम के इस आदमी को बंदरगाह से 15 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस आरोपी को द्वारका कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी से पूछताछ में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। दावा है कि पूछताछ में आरोपी अजीज अब्दुल ने कबूल किया कि वो ड्रग्स की खेप पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते लेकर भारतीय सीमा में पहुंचा। भारतीय सीमा में घुसते ही उसे रफीक नाम का एक आदमी मिला, जो ड्रग्स के 100 पैकेट लेकर चला गया, जबकि बाकी बचे 5 पैकेट के साथ एटीएस ने अजीज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अजीज से पूछताछ के बाद रफीक भी पकड़ा गया। पूछताछ में एटीएस को पता चला कि रफीक ने ट्रकों के जरिए ड्रग्स को पंजाब भेज दिया। दावा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ड्रग्स भारत भेजा गया, लिहाजा
ड्रग्स के पीछे पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद गृह राज्य मंत्री ने तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया। पूरी निगरानी रखना और ऐसी कोई भी एक्टिविटी है तो उसको अंकुश में लेने के लिए हमने सूचना जारी की है। पुलिस की कोशिश पंजाब भेजी गई 300 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ने की है। बिहार के वैशाली में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर एक थाने में तोड़फोड़ करने लगे। वहां आरएलएसपी नेता और ब्लॉक प्रमुख मनीष साहनी की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल किया और थाने में तोड़फोड़ कर दी। हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद भी मनीष साहनी के समर्थक नहीं रुके और उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद आसपास के थानों में भारी पुलिस बल और एसएसबी के जवानों को मौके पर भेजा गया। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट में भारतीय करेंसी वहां छपने का दावा किया गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। क्योंकि चीन के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की वजह से भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राजील और पोलैंड समेत कई देशों के नोट छापने का मौका मिला। चीनी मीडिया ने इस रिपोर्ट की पुष्टि के लिए चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष लियो गुओशेंग के एक इंटरव्यू का हवाला दिया। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद देश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने चीनी मीडिया की रिपोर्ट के बहाने मोदी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा और उसके नेता शशि थरूर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। ट्विटर पर कांग्रेस नेता ने लिखा कि अगर ये सच है तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर घातक असर हो सकता है। पाकिस्तान के लिए इसकी नकल करना और आसान हो जाएगा। पीयूष गोयल और अरुण जेटली कृपया स्पष्ट करें। कांग्रेस के इस हमले के बाद सरकार के बचाव में बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और इस मामले में अपनी सफाई दी। नोट के कागजात वगैरह इंपोर्ट जरूर होते हैं, पर नोट हमारे देश में छपता है। बीजेपी ने चीनी मीडिया की भारतीय करेंसी छापने से जुड़ी रिपोर्ट को पूरी तरह गलत करार दिया, लेकिन बीजेपी की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत के नोट, भारत की करेंसी कोई विदेशी देश बना रहा है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आर्थिक फैसलों से जुड़े तथ्य छिपाने का भी आरोप लगा दिया। मुंबई के लोखंडवाला में टीवी अभिनेत्री और शो होस्ट करने वाली सुशील जंगिंडा पर हमला हुआ है। उनके मुताबिक जब वो अपनी कार से सड़क से गुजर रही थी तभी एक 22 से 25 साल के लड़के ने उनकी कार की साइड ग्लास पर ठोकर मारी। सुशील ने जब उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो लड़का गालियां देता हुआ वहां से भाग गया। इस घटना के बाद सुशील ने अंबोली पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस फिलहाल रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। एक लड़का आता है और मैं अकेली थी, ड्राइव कर रही थी, और एक लड़का आता है और एकदम मेरे कांच पे भट करने लगता है बहुत ज़ोर से। ही वॉज वेरी एग्रेसिव एंड उसके बाद फिर वो खूब सारी गालियाँ दी उसने। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और तब उसने मेरा जो कांच था, साइड मिरर था, वो तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तंगधार में सुरक्षा बल ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। इस दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए जसप्रीत, इस एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कल फायरिंग हुई है, उसमें जो है एक फौजी जवान जो है वो मारे गए हैं और उन्हें आज शायद रीटिंग सेरेमनी जो है श्रीनगर में मुनक्किद की जाएगी और उसके बाद उन्हें उनके शव को घर रवाना किया जाएगा। और ये जो एरिया है ये जंगली एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, या तो उस पार से फायरिंग होती है, उसमें जो है नुकसान हो जाता है, या तो मिलिटेंट जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं, पहले फायरिंग करते हैं और उसके बाद घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फौज को पता चला होगा उनकी मूवमेंट का, फौज ने भी फायरिंग की होगी। उस जो है एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है एक फौजी जवान की मौत हुई है। रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के वैशाली में एक सड़क पर कुछ लोगों ने हाथों में डंडे लेकर हंगामा किया और एक बाइक को आग लगा दी। वहां आरएलएसपी नेता और ब्लॉक प्रमुख मनीष सहनी की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल किया और सड़क पर हंगामा करते हुए वहां कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ थाने पहुंची और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और वहां आग लगा दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आरोप है कि भीड़ के बवाल को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी।
हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं की। वहीं भीड़ के हंगामे को देखते हुए आसपास के थानों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही एसएसबी के जवानों को भी हालात संभालने के लिए भेजा गया और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। दावा है कि पुलिस की फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एम्बुलेंस के जरिए पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं इस बवाल की वजह बनी आरएलएसपी नेता मनीष सहनी की हत्या को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि 2 लोग बाइक पर सवार होकर आरएलएसपी नेता मनीष सहनी के दफ्तर पहुंचे और सरेआम उनको गोली मार दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मनीष सहनी को तुरंत गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया। आज करीब 2-2:30-3 बजे ऑफिस से जैसे ही निकले कि बस गेट पर इनको गोली मार दी गई। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद वहां मातम पसर गया। आरएलएसपी नेता की हत्या के बाद मचे बवाल में घायल हुए लोगों का हाल जानने मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद अस्पताल पहुंचे और मामले में ऊंचे स्तर पर जांच करवाए जाने की जरूरत बताई। बारीकी से इसकी जांच करने की जरूरत है। सबसे पहले तो पप्पू की हत्या किस परिस्थिति में की गई, कौन लोग दोषी हैं, उस पर भी जांच होनी चाहिए। आरएलएसपी नेता मनीष सहनी करीब 1 हफ्ते पहले ही चुनाव जीतकर प्रखंड प्रमुख बने थे।